ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू द गॉडकास्ट, जो कि एक पॉडकास्ट है हमने स्टार्ट किया जहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा ने अपने आप को इस दुनिया के ऊपर कैसे कास्ट किया हुआ है और जिन लोगों को खुदा यूज़ करता है अपने इस मिशन के लिए, हम उन लोगों को यहाँ पे बुलाते हैं और उनकी लाइफ के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में, उनके खुदा के साथ रिलेशनशिप के बारे में सीखते हैं और देखते हैं कि खुदा उनको अपने आप को पूरी दुनिया पे कास्ट करने के लिए कैसे यूज़ कर रहा है। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं, he is in no need of any introduction. He's Mr. Kenneth William, my father. Hello, how are you? I'm doing good. I like this name, Godcast. Thank you. तो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर ऐसे है कि हम इनके बारे में जानेंगे, इनकी जर्नी के बारे में, how he came to faith, how he came to build a relationship with God, और इस पूरी जर्नी में से उनके एक्सपीरियंसेस से हम सीखेंगे और it'll be a fun conversation and let's dive into it. So, sir, जी फर्स्ट जो मेरा आपके साथ इस कन्वर्सेशन का स्टार्टर है वो ये है कि वी ऑल नो यू आर अकम्प्लिश्ड म्यूजिशियन, ट्राइंग टू बी तो हम आपकी इस म्यूजिकल जर्नी को थोड़ा सा डाइसेक्ट करना चाहते हैं, थोड़ा सा स्टडी करना चाहते हैं कि हाउ यू बिकेम अ म्यूजिशियन, योर अर्ली इंटरेस्ट एंड अर्ली इंस्ट्रूमेंट्स, योर फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट, इस तरह की टिटबिट्स और मज़े की बातें। केनेथ विलियम द म्यूजिशियन। ओके वेल मैं इफ़ आई गो इनटू अ फ्लैशबैक, मैं क्लास 7th ग्रेड में था, मेरा ख्याल है 6th या 7th ग्रेड में था। तो डैड जो थे वो एक अपराइट अकूस्टिक पियानो जो थे, असल वाला जो होता है, एक तो ग्रैंड पियानो होता है ना, एक अपराइट होता है। सही। तो वो कोई नन्स थी जो कि दे वर गोइंग बैक टू देयर कंट्री, तो उनका जो सारा यहाँ पे जो चीज़ें थी, सामान थी, वो बेचनी थी, तो उसमें एक पियानो था। तो वो डैड उनसे वो परचेज़ करके तो वो ले आए और दैट्स हाउ यू नो। फिर मैं, मेरा छोटा भाई और मेरे डैड, वो हमने पियानो जो था वो सीखना शुरू किया। डैड को बहुत शौक था। अच्छा। वो ऑलरेडी मिशनरी से जब वो स्कूल में थे तो उन्होंने उनसे ऑर्गन जो था वो थोड़ा बहुत उन्होंने सीखा हुआ था। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, सो ही वांटेड कि उनके बच्चे भी जो हैं वो म्यूज़िक में जो है ना वो ग्रो करें। सो दैट्स हाउ यू नो वो पियानो ले आए। फिर हमने एक टीचर रखा और फिर उसके साथ हमने मतलब लेसन्स लेने शुरू किए। दैट वाज इन 7th ग्रेड एंड सो आहिस्ता आहिस्ता हम उसमें करते गए। और फिर जब मैंने जब मैं एफसी कॉलेज में जब मैंने किया तो उस वक्त फिर मुझे एक नया शौक़ चढ़ा। मैंने कहा मैं आई वांट टू लर्न गिटार। अच्छा। तो फिर मैंने गिटार सीखी। कहाँ से सीखी? YWCA में चांद या गिटार के ट्यूटर थे, ठीक है, तो उनसे मैंने गिटार के इनिशियल लेसन्स जो थे वो लिए। सही। सो दैट्स हाउ गिटार सीखी। फिर उसके बाद जब गिटार सीखी तो मेरा जो मेन जो इंस्ट्रूमेंट था दैट वाज पियानो, कीबोर्ड्स। म्यूज़िक जर्नी में फिर मैंने कीबोर्ड में मैंने एक्सेल किया, क्वायर्स में प्ले किया। सबसे पहले जो मेरी फर्स्ट जो क्वायर थी दैट वाज FC चैपल क्वायर। शुरू आपने क्वायर से ही किया था? हम सब जो है ना वो शुरू क्वायर से ही करते हैं। ठीक है, ठीक है। ये हमारा जो है ना वो प्लेइंग फील्ड है। सो हम सीखने की जगह सारे म्यूजिशियंस जो है ना वो वहीं से स्टार्ट लेते हैं। उसके बाद फिर हमने एक क्रिश्चियन बैंड हमने एक बनाया, गॉस्पेल बैंड बनाया। दैट वाज 1981-82 में। ठीक है। उसमें हम 4 लड़के थे। कीबोर्ड्स पे मैं था, सही। गिटार पे नोएल लॉरेंस थे और सितार पे उनके बड़े भाई विनोद लॉरेंस थे। ठीक है। और वोकल्स में हमारे साथ फ्रेडरिक गिल हुआ करते थे। ठीक है। फ्रेडरिक गिल की बड़ी खूबसूरत आवाज़ और वेरी गुड, मतलब वन ऑफ माई फेवरेट सिंगर्स। तो हमने एक क्रिश्चियन बैंड बनाया और फिर जो ये क्रिसमस पे जो कॉम्पिटिशन्स और इस तरह देते तो हम जाते थे और वहाँ पे इस तरह शुरू किया। सो आहिस्ता आहिस्ता जब म्यूज़िक आता गया, डेवलप होते गए, तो फिर जैसे सब करते हैं वैसे ही मैंने किया, क्वायर को छोड़ दिया। नहीं, खैर छोड़ा तो नहीं, लेकिन फिर हम लोग कमर्शियल सेकुलर बैंड बनाया। सही। जो सेकुलर मतलब शादी वगैरह के फंक्शंस, कॉन्सर्ट्स, ये वो सारा। बैंड का नाम एकोस था। फिर बॉनफायर एक बैंड बनाया, फिर सिटी बीट बैंड बनाया,
उसमें किया काम, फिर वॉन्डर्स में, और फिर इस तरह काफ़ी सारे बैंड्स बनाए, और इस तरह फिर इवेंचुअली जब बैंड्स का काफ़ी मतलब शौक। तो यहाँ पे जो हाँ। आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्योंकि जो हम म्यूजिशियन होते हैं हमें इंस्ट्रूमेंट्स कैसे खरीदा, क्या था आपके पास, इक्विपमेंट कौन सा यूज कर रहे थे, जो एक स्टोरी जो मैं निकलवाना चाह रहा हूँ आपके अंदर से वो थोड़ा सा बताया, मेरे व्यूअर्स को पता होनी चाहिए। अच्छा, स्ट्रगल करनी पड़ती है, ऐसे सब कुछ प्लेट में नहीं अच्छा, करता। मैं आई वॉज एंड आई एम स्टिल वन ऑफ द लकी पीपल, लकी बॉयज़ कि मेरे डैड जो थे, क्योंकि वो भी म्यूज़िक का उनको बड़ा शौक़ था, तो वो मेरी हर म्यूज़िक की ख्वाहिश को पूरा करते थे। जो भी मैं कहता था तो ही वॉज़ वेरी फॉन्ड ऑफ दैट। तो मेरी ये उस ज़माने में ख्वाहिश होती थी कि मैं लेटेस्ट से लेटेस्ट जो कीबोर्ड था ना, वो मैं कोर्ग, रोलैंड और ये सबसे पहले उस ज़माने में 1987 में D50 एक कीबोर्ड आया था, ठीक है, वो मैंने सिंगापुर से लेके आया था। फिर उसके बाद R8 ड्रम मशीन थी, सही, वो ली। फिर उसके बाद Ensoniq TS10 और कोर्ग और T1 T3 वगैरह, इस तरह जितना लेटेस्ट इक्विपमेंट था वो मुझे इतना पता था कि वो मेरे पास होना लाजमी है। मैंने उसका लेना करना, मैंने अपने डैड का अच्छा खासा खर्चा जो था ना, और डैड भी बड़े शौक से मुझे वो, ही वॉज वेरी हैप्पी। तो वो जो एक कीबोर्ड था, कौन सा? वो जिसके लिए आपने बाइक बेची थी अपनी? हाँ, अच्छा, वो ऐसे था कि डैड जो थे वो उन दोनों, उनकी ट्रांसफ़र, वो बैंक में थे, तो उनकी ट्रांसफ़र लिबिया हो गई और मम्मी थी पीछे, तो फाइनेंसर, तो मेरा फाइनेंसर गया, लेकिन मम्मी ने भी मुझे पूरा भरपूर सपोर्ट किया। एनीवेज, तो कीबोर्ड एक नया आया और वो अभी पैसे आए नहीं थे, ठीक है, तो मैंने कहा कि मैंने तो वो कीबोर्ड लेना है। तो मम्मी ने कहा कि अभी तो इस वक्त पैसे नहीं हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, उस वक्त मैं मास्टर्स कर रहा था। अच्छा, ठीक है, मास्टर्स इन हेले कॉलेज से। तो मेरे पास मोटर बाइक हुआ करती थी, तो मैंने कहा कि ठीक है। मोटर बाइक कौन सी? वो यामाहा, क्या नाम है उसका? GTO, हाँ, कावासाकी। हाँ, तो वो थी मेरे पास। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ कि जितने पैसे आपके पास हैं प्लस मैं अपनी मोटर बाइक पे देता हूँ। तो मम्मी ने कहा फिर तुम कॉलेज कैसे जाओगे? मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं साइकिल ले लेता हूँ। अच्छा, तो मैंने साइकिल ले ली। तो सारे कीबोर्ड आपको ऐसे तो नहीं मिले? अब साइकिल पे आप 3 इयर्स साइकिल, जब जितना देर मैंने मास्टर्स किया, 3 इयर्स तक इतना पैशन था मेरा मुझे कि 3 इयर्स तक मैंने साइकिल पे, मैं गुलबर्ग से हुसैन चौक से भी पहले घर था, 7 फैक्ट्री के पास, अच्छा, वहाँ से लेके न्यू कैंपस हेले कॉलेज तक मैं साइकिल पे आना जाना जो था वो मैं करता था। यूनिवर्सिटी जहाँ भी है वहाँ, तो 3 साल तक मैंने साइकिल पे वो सारा किया, जस्ट टू हैव दैट न्यू कीबोर्ड। और कौन सा कीबोर्ड था वो? और वो था ये TS10 Ensoniq का। Ensoniq का कि कोर्ग का? नहीं, Ensoniq था। अच्छा, कोर्ग उसके बाद में आया था। ठीक है, ठीक हाँ, है, सही है। तो नाइस स्टोरी। हाँ, गुड। तो दैट्स हाउ। हाँ, और मैं इतना जुनूनी था, आई वाज सो पैशनेट कि जब भी मैं कोई कीबोर्ड लेके आता था तो उसका जो मैनुअल था ना, जब तक कि मैं उसके पूरा मैनुअल उसको मैं पढ़ के रट ना लूँ, तब तक मैं ना खाना पीना ना को। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैंने D50 लिया था रोलैंड का, तो मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया था और मैंने 3 दिन तक मैं कमरे से निकला नहीं था। दिन रात मैंने उसकी इतनी मोटी उसकी बुक थी, सारे फंक्शन, मैंने सारे फंक्शन, टोन्स और उसका ऑपरेशन, उसका जो सारा मैकेनिक्स था सारा, उसको मैंने सारा उसको पढ़ के उसके ऊपर प्रैक्टिस करके 3 दिन के बाद अम्मी परेशान हो गई, खाना न पीना न ये वो सारा कुछ। एनीवेज, तो वो मैंने जनाब अच्छी तरह उस बुक को, उसका मैनुअल पढ़ के उसको अच्छी तरह समझ के फिर मैं कमरे से जो था, मतलब इतना मैं हाइपर जुनून था मुझे म्यूज़िक का। इस तरह इवेंचुअली फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं बढ़ता गया, बैंड्स, हाँ, शादियों में बजाना, शोज, ये वो। फिर उसके बाद तो स्टूडियो, फिर मैंने, आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस स्टूडियो का क्या था? स्टूडियो का फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैंने 85 में मैंने सॉन्ग्स कंपोज करना शुरू किया। अच्छा। मैं था और मेरा एक बहुत ही हर दिल अजीज़ मेरा, जिसको मैं मिस करता हूँ, कोविड में उसकी डेथ हो गई थी, शकील सोहेल।
हम दोनों मिलकर हमने म्यूज़िक को इकट्ठे किया शुरू हमने। हम सब उनको जानते हैं, उन्होंने काफ़ी सारे सॉन्ग्स, एंड ही इज़ अ नेशनल फेम लिरिसिस्ट, कंपोजर, पोएट ऑफ पाकिस्तान। सो ही स्लेप्ट इन द लॉर्ड कोविड की वजह से। मैं उसको आज भी बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। हम दोनों ने साथ आपने अपनी स्टूडियो कंपोजिशन, सॉन्ग राइटिंग, हाँ, ही वॉज अ एक्सीलेंट लिरिसिस्ट, सही, एक्सीलेंट पोइट, और मैंने उससे काफ़ी सीखा। और आर डी बर्मन को स्टडी करना शुरू, आर डी बर्मन को स्टडी करा। हम दोनों आर डी बर्मन के फ़ैन थे। गुलजार के हम जो शायर हैं अभी भी, उनके हम फ़ैन थे। किशोर और आशा जो थी वो हमारी फेवरेट हुआ करती, अभी भी फेवरेट है। तो हम दोनों के म्यूचुअल थे, टेस्ट थे। हम दोनों इकट्ठे ही बैठ के कभी कोई सॉन्ग कंपोज करना, इकट्ठे बैठ के कंपोज करना, लिखना इकट्ठे बैठ के। जितने भी मैंने प्रोडक्शंस की हैं, 13 प्रोडक्शंस जिंगल बेल्स की, वो हमने इकट्ठे बैठ के सारा जो था वो सारा काम किया। एनीवेज, फिर स्टूडियो मैं बता रहा था जैसे कि मैं 85 में मैंने एल्बम बनानी शुरू की क्रिसमस की, और 86 में। एंड फाइनली फिर वो हमने तकरीबन कोई 11 या 10 सॉन्ग्स थे, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। तो वो फिर हमने फाइनली 89 में हमने फिर एक दूसरा स्टूडियो था, फोक स्टूडियो, हाँ, टेम्पल रोड पे वो स्टूडियो हुआ करता था। मैरी क्रिसमस एल्बम, वहाँ पे हमने रिकॉर्ड की। अब वो जब रिकॉर्ड की तो मेरा ये होता था कि मुझे चाहिए था स्टूडियो हर वक्त, मतलब मुझे कुछ भी कोई चीज़ आइडिया आ गया तो मैं चाहता था कि मैं उस वक्त कर दूं। अब वो बड़ा एक्सपेंसिव होता है, आप एक छोटी सी करेक्शन के लिए या अमेंडमेंट या एडिशनल के लिए आप पूरी शिफ्ट तो बुक नहीं कर सकते थे। सही। तो खैर वो हमने उसको किया, उसको स्पॉन्सर मेरे फादर इन लॉ ने किया था, ठीक है। उस वक्त मेरी एंगेजमेंट हो चुकी हुई थी, सही है, और सेंट एंड्रूज में, और 90 में हमने वो रिलीज़ की। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस था आपका फर्स्ट टाइम स्टूडियो में स्टेप इन करना? जैसे बहुत सारे लोगों के लिए ये एक माइलस्टोन होता है। अच्छा, और स्पेशली पूरे इक्विप्ड स्टूडियो में। अब तो हम होम स्टूडियो लगा लेते हैं। अच्छा, अब उस वक्त लगा हुआ है और ये और उस वक्त फोक स्टूडियो में, अब तो वो नहीं रहे इस दुनिया में। महमूद साहब वो स्टूडियो था उनका, बड़े मशहूर है, हाँ, और मुनीर उनका साउंड इंजीनियर था। तो महमूद साहब, अच्छा, जिन दिनों मैं ये 1989 में जब मैं उस स्टूडियो में गया रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो उन्हीं दिनों में जुपिटर्स की फर्स्ट एल्बम रिकॉर्ड हो रही थी। जवाद अहमद की? नहीं, उस वक्त जवाद नहीं था उसमें, उस वक्त इरफान कियानी था। अच्छा। उनका जो वोकलिस्ट था। ड्रम्स पे मेरा भाई था, छोटा भाई डैनी था। तो उस वक्त इरफान, अच्छा, हाँ, दोनों भाइयों ने कीबोर्ड नहीं सीखा, पियानो डैनी चाचू ने नहीं सीखा? हम दोनों ने इकट्ठे सीखा था। अच्छा, हाँ, वो ड्रम्स की तरफ शिफ्ट हो गया, मैं प्रोडक्शन और कीबोर्ड, हाँ, उसकी तरफ आ गया। तो उन दिनों जुपिटर्स का वो एल्बम रिकॉर्ड हो रही थी। अच्छा। और मुझे महमूद साहब ने बताया कि जब उन्होंने जब देखा कि मैं भी अब वहाँ पे रिकॉर्ड करना चाहता हूँ और मैं भी एक बैंड से बिलोंग करता हूँ, तो वो बड़ा खुश हुआ। उन्होंने कहा कि यार एक अच्छी पार्टी आ गई है। पिछले 2-3 महीने से जुपिटर्स जो है वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और उनकी चलती जा रही है, रिकॉर्डिंग ख़त्म ही नहीं हो रही। तो ये भी एक आया है जो कि ताड़ी रही हैं, ताड़ी, मैं समझ रहा हूँ, हाँ, जो प्रोफेशनल्स जो होते हैं ना इंडस्ट्री के, तो ये भी जना लगा रहेगा रिकॉर्डिंग करने के लिए, और मेरी शिफ्टें बुक होती रहेंगी। तो ये भी बिगिनर है, तो हाँ, ताड़ी जैसे जो मंजे हुए होते हैं, तो उस तरह तो हाँ, ये भी अब तो वो जुपिटर्स भी लगे हुए थे रिकॉर्डिंग करने। उनको भी काफ़ी महीने हो गए थे रिकॉर्डिंग करने, 1-2 माह उनको भी थे। तो मैं भी जब आया तो महमूद साहब बड़े खुश थे कि अच्छा चलो भी एक नई पार्टी आ गई, एक नया बकरा मिल गया उनको। तो मैं एक दिन में मैंने अपने सारे ट्रैक्स रिकॉर्ड किए थे एक शिफ्ट में। वो कैसे? क्योंकि मैं कंप्यूटर पर रिकॉर्डिंग शुरू की थी। 85 में मैंने ये शुरू किया था। और ये उस महमूद साहब के ये वर्ड्स हैं कि आई एम द फर्स्ट वन टू रिकॉर्ड थ्रू कंप्यूटर सीक्वेंसिंग। आई वाज द कंप्यूटर ना? नहीं, उस वक्त मेरे पास अटारी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक आदमी का नाम लेना चाहूँगा। एक मेरे और बहुत अच्छे, अभी भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उसका नाम है अतर जाफरी।
सही। और ही वॉज द वन जिसने मुझे कंप्यूटर रिकॉर्डिंग की तरफ जो मुझे लेके आया। सही। वो जुनूनी आदमी है अभी भी उसको जुनून है टेक्नोलॉजी का। मतलब कोई भी नई चीज़, लेटेस्ट चीज़, अगर कोई चीज़ म्यूज़िक में, या अब तो वो ही इज़ अ फिल्म प्रोड्यूसर भी है, वो है डायरेक्टर भी है, साउंड से रिलेटेड कोई चीज़, अब तो वो ऑडियो की तरफ भी बढ़ा, लेकिन साउंड उसकी एक्सपर्टीज़ है। साउंड से रिलेटेड कोई भी नई चीज़ है ना, तो अथर पता नीड्स टू नो दैट। एक्सेलेंट उस मतलब ही इज़ एक्सेलेंट टेक्नोलॉजी मैन। ठीक है। प्लस उसको कीबोर्ड भी प्ले करता है, लेकिन उसका मेन फोटे जो है वो टेक्नोलॉजी है। साउंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स का मास्टर, और ये वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त भी था, अभी भी है। तो उसने कहीं पे ना कुछ यहाँ पे लोग आए, उन्होंने वो कंप्यूटर बेच रहे थे। अच्छा। तो मुझे अथर ने कहा कि अथर ऑलरेडी कंप्यूटर पे अपने घर में कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह उसने शुरू किया हुआ था। तो मुझे उसने कहा कि यार ये कंप्यूटर एक और बिक रहा है, तो तुम क्यों नहीं लेते? मैंने कहा यार कंप्यूटर क्या है वो? तो कहता है यार वो रिकॉर्डिंग सिस्टम उसके अंदर है और मिडी रिकॉर्डिंग्स होती हैं। अच्छा, तो तुम जो भी तुम्हारा है तो तुम उस पर कर सकते हो। 85 की बात है। तो 85 में अटारी का एक कीबोर्ड था जो कंप्यूटर था जो बिक रहा था, ऑडियो उसमें प्रोडक्शन। हाँ। तो मुझे अच्छी तरह याद है 5,500 या पता नहीं 7,000 का वो कंप्यूटर था। वो फिर हम लोगों ने उससे परचेज़ किया। ठीक। और फिर अथर ने वो सारा हुकअप किया और फिर मुझे उसने सिखाया और मुझे उसने फिर वो इस तरफ लेके आया। एंड आई एम सो थैंकफुल। कीबोर्ड उसके साथ लगा के हाँ चीज़ें रिकॉर्ड। और मैं आई एम सो थैंकफुल टू अथर के फॉर हेल्पिंग मी आउट और इस तरफ। और मेरा सारा जो सेटअप जो होता था वो वही करता था, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि मेरा वो दोस्त था। तो वो ही वॉज ऑलवेज वेरी वेरी हेल्पफुल कि वो मुझे करता था। फिर वो म्यूज़िक में मेरे साथ था। ठीक है। क्योंकि मुझे तो इतनी टेक्नोलॉजी का इतना था नहीं, मैं तो सिर्फ कीबोर्ड की हद तक ही। क्यूबेस, फलाना। मुझे ऐसा याद है उस वक्त जो सॉफ्टवेयर जिस पे हमने शुरू किया था वो उसका नाम था केक वॉक, सोनार का, जो सोनार के बाद में चेंज हो गया था। हाँ, तो केक वॉक हमने स्टार्ट किया। देन वी जंप आउट, क्योंकि सोनार फिर आ गया, फिर सोनार पे किया। फिर सोनार के बाद फिर उसके बाद हमने ये जो क्या है क्यूबेस, हाँ, उस पर शुरू किया। क्यूबेस पे है जिसके ऊपर मैं अभी भी करता हूँ। और इस तरह फिर जो सीक्वेंसिंग जो थी वो उस पर सारा। ठीक है। बैक टू फोक स्टूडियो, वहाँ पे आपने मिडी और कंप्यूटर के से एक दिन में हाँ अपने 10-12 ट्रैक्स रिकॉर्ड कर दिए। एक दिन में मैंने रिकॉर्ड ट्रैक सारे किए। महमूद साहब सर पकड़ के बैठ गए, यार मैं तो समझ रहा था कि तुम तो महीने लगाओगे। और फिर उसके ये वर्ड्स हैं कि कैनी यू आर द फर्स्ट वन, कि तुम पहले आदमी हो कि जिसने मेरे स्टूडियो में, और उस वक्त फोक स्टूडियो वॉज द नंबर 1 स्टूडियो। नहीं, महमूद साहब का बड़ा नाम। हाँ, तो उन्होंने कहा कि यू आर द फर्स्ट वन, दैट इज़ बैक इन 1985। नहीं, जो हमारी रिकॉर्डिंग हुई थी कंप्यूटर तो मैंने 85 में लिया था, उसके ऊपर मैं उसके ऊपर काम करता रहा, लेकिन हमने जो स्टूडियो में जो रिकॉर्डिंग की थी वो 89 में की थी। सही। तो वो फिर मैंने वहाँ पे रिकॉर्ड किया। इसके जो सिंगर्स थे वो ए नैयर साहब थे और महनाज बेगम थी, आरफा सिद्दीकी थी। फुल गुड सिंगर्स, फुल जैम पैक गुड, उनकी रिकॉर्डिंग लेजेंड्स। हाँ, वो फिर हमने रिकॉर्ड एल्बम रेडी हो गई और उसको फिर हमने रिलीज़ किया। और लोगों ने न्यू जनरेशन में बहुत ज़्यादा, अभी आज तक आओ वाले जहां, होशना, मैरी क्रिसमस और ज़हे नसीब। हाँ, तो ये सारे सॉन्ग्स जिसमें, अच्छा, इसको लिखा 2 सॉन्ग्स थे जो कि आंटी विक्टोरिया पैट्रिक ने लिखा। फिर उन्होंने लिखा शिनवा साहब ने, उनका ये तो शायराना नाम था, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, अब वो खुदा में सो गए हैं, जेकब। ठीक है। अंकल जेकब शिनवा, उन्होंने लिखा इसमें 2 सॉन्ग्स उन्होंने लिखे।
फिर उसके बाद बाकी 7-8 सॉन्ग जो थे वो शकील ने और आप लोगों ने लिखे थे कंपोज करके और फिर हमने कंपोज की वो एल्बम। दैट वाज द फर्स्ट एल्बम जो इंट्रोड्यूस की। उसके बाद फिर मैंने कहा कि यार ये बड़ा एक्सपेंसिव काम है, ऑल्दो कि वो मेरे फादर इन लॉ ने सारा स्पॉन्सर किया था। सही। तो मैंने कहा यार नहीं, अब इसको बाद ये तो बड़ा मुश्किल काम है, इतने पैसे तो मैं नहीं ले खर्च कर सकता हर दफ़ा। फिर मैंने एक अपना स्टूडियो घर में बनाया, वो एक 8 ट्रैक का डिजिटल स्टूडियो था, वो फिर मैंने बनाया एंड दैट्स हाउ फिर वो सारा जर्नी जो थी वो शुरू हुई। एंड आई वाज द फर्स्ट वन जो लाहौर में जिसने डिजिटल स्टूडियो बनाया था, स्टार्ट किया था। और डिजिटल स्टूडियो स्टार्ट किया कराची में, ADATs आ गई थी और डिजिटल स्टूडियो थी जिसमें हमने ये रिकॉर्ड जो किया ना 89 में, वो भी स्पूल पे रिकॉर्ड किया था। अच्छा। महमूद साहब के स्टूडियो में 16 ट्रैक स्पूल रिकॉर्डिंग पे किया था। सही। तो उनके पास भी अभी डिजिटल सेटअप नहीं था। तो जैसे ही मैंने फर्स्ट एल्बम रिकॉर्ड की 89 में, तो 91 में फिर मैंने ये अपना शुरू किया डिजिटल टेप पे। सही। मिडी कैसेट पे, लेकिन वो मिडी सारा डिजिटल था, सारा सेटअप मिडी से हुकअप था सारा। फिर उसके बाद फिर मैंने ADATs फिर मैं लेके आया, दैट वाज इन 94 में। सही। फर्स्ट डिजिटल हाँ, वो ऐसे स्टार्ट किया कि डिजिटल सेटअप्स आ गए थे, कराची में डिजिटल स्टूडियोज़ बन रहे थे। लाहौर में सबसे पहला डिजिटल स्टूडियो मैंने बनाया था। सही। और जब मैंने ये बनाया तो इट वाज अ मेगा हिट। सही। मैंने बनाया कैसे था कि मैंने बैंक में मैं और जॉब करता था। अच्छा, जॉब भी करता था। हाँ, बैंक से मैंने 6 लाख रुपए लोन लिया, ठीक है। 6 लाख रुपए का उस टाइम सेटअप लगा? हाँ, उस टाइम सेटअप लिया। मैं आई वेंट टू हांगकॉन्ग से मैं 32 चैनल का मिक्सर लेके आया मैकी का, ठीक है। और हाँ, और उसके बाद फॉस्टेक्स की 2 ADATs लेके आया, 8 ट्रैक के 2 वो लेके आया। बहुत सारे वोकल्स गैजेट्स, माइक्स और ये इस तरह के कंप्रेसर और ये सारा कुछ वो लेके आया। और फिर मैंने यहाँ पे स्टूडियो बनाया, और जब मैंने ये स्टूडियो बनाया तो इट वाज अ ब्लास्ट। ठीक है। इट वाज अ मेगा हिट स्टूडियो। क्या क्या आपके पास? मैं बताता हूँ। उस वक्त और बैंक में भी जॉब कर रहे थे? और बैंक में भी जॉब कर रहा था। सुबह 9 बजे से लेके 6 बजे तक बैंक, 6 बजे से लेके रात के 2 बजे तक स्टूडियो। वेरी टफ स्केड्यूल, लेकिन जुनून था। शादी मेरी हो चुकी हुई थी। सही। तो उस वक्त ये स्टूडियो बना दिया। अच्छा, ये अर्ली 90s की बात है कि जो एम्बार्गो था म्यूज़िक का वो PTV से हट चुका था। अच्छा। तो अब PTV में म्यूज़िक के प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस शुरू हो गए थे। तो एक नया प्रोग्राम शुरू हुआ, फर्स्ट प्रोग्राम VJ के नाम से। सही। क्योंकि मैं बैंड से मेरी बैकग्राउंड थी, तो जितने भी बैंड के जो सारे जितने भी जो होते थे वो सब मेरे पास बड़े कंफर्टेबल होते थे कि यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। और मैं क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से मेरा सारा कंप्यूटर रिकॉर्डिंग सारा था, तो वो सब मेरे पास आते थे रिकॉर्डिंग्स करने के लिए। तो वो बहुत हिट था। और यहाँ तक कि महीने महीने मेरी शिफ्ट जो थी वो बुक रहती थी, और लोग जो थे वो ब्लैक करते थे शिफ्ट वो मेरी शिफ्ट लेने के लिए। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि सबसे पहले एल्बम हदीका क्यानी की वो मेरे स्टूडियो में रिकॉर्ड हुई। सही। उसके बाद उसके ट्रैक्स सारे मेरे पास रिकॉर्ड हुए थे। फिर उसके बाद उन्होंने अपना स्टूडियो नहीं, मेरा ख्याल है शायद उनका दूसरी एल्बम में उन्होंने अपना स्टूडियो बनाया था, इफ़ आई करेक्टली रिमेंबर। खैर एनीवेज, पहली एल्बम हदीका की उसके वो सारा मेरे पास रिकॉर्ड हुआ। आमिर मुनव्वर जो थे उन्होंने उसकी सीक्वेंसिंग की थी। 2 सॉन्ग्स की सीक्वेंसिंग मैंने की थी और बाकी सारे सॉन्ग्स की सीक्वेंसिंग लेकिन आपके स्टूडियो में मेरे स्टूडियो में सारा रिकॉर्ड हुआ। नजम शिराज की पहली एल्बम, उसकी सारी सीक्वेंसिंग जो थी वो मेरे पास हसन तुर्क था जिसने उसकी पहली एल्बम का म्यूज़िक जो दिया था, उसकी रिकॉर्डिंग सारी मेरे पास हुई थी। और इस तरह जो बहुत फिर फ़ख्र आलम, अब तो खैर वो एंकर, ही इज़ अ वेरी फेमस और पॉपुलर एंकर, लेकिन स्टार्ट उसने म्यूज़िक से ही किया था। यतगान एक एल्बम थी हमाद के साथ उसने बनाई थी, तो वो रिकॉर्डिंग जो थी उसने म्यूज़िक मेरे पास उसने वो आता था रिकॉर्डिंग्स के लिए। फिर अहमद भट्ट जो अब यहाँ पे आजकल बहुत पॉपुलर, अहमद अली भट्ट, वो नाउ ही इज़ अ वेरी पॉपुलर एंड अ वेरी फेमस आर्टिस्ट, एक्टर।
उसने भी म्यूज़िक से स्टार्ट लिया था और वो मेरे स्टूडियो में आके तो रिकॉर्ड, मतलब आप इन शॉर्ट लाहौर के जितने भी टॉप आर्टिस्ट होते थे वो मेरे पास आके तो रिकॉर्ड किया करते थे, एंड माई स्टूडियो वॉज अ ग्रेट हिट at that time. So that's how, you know, and और जिंगल बेल्स के नाम से मेरा स्टूडियो और था। साथ आप अपनी गॉस्पेल एल्बम्स भी बना रहे थे। और साथ साथ मैं अपनी गॉस्पेल एल्बम भी बना रहा था, और जितनी भी क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग्स जो भी कोई करना चाहता था तो वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो थी वो वहाँ पे रिकॉर्ड किया करता था। सही। This was the journey of Kenneth William As a musician. mega successful studio, everything was going good, जॉब भी अच्छी चल रही है, सारा कुछ ओके है। थोड़ा सा उसको हम ऐसे स्टडी करेंगे कि ये जो गॉस्पेल एल्बम्स आप बना रहे थे, इसकी मोटिवेशन आपके पास क्यों आ रही थी, कैसे आ रही थी? मैंने ऑलमोस्ट कोई 13-14 एल्बम्स बनाई हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, और हमने स्टार्ट किया मैरी क्रिसमस से। बिल्कुल सही। उसके बाद फिर हमने सीरीज़ ली थी सॉन्ग्स ऑफ प्रेज की, हमद के गीत। सही। उसके बाद फिर निगाना के 3 सीरीज चलाई थी। फिर उसके बाद एक न्यू सॉन्ग्स की, वर्शिप सॉन्ग्स की थी। आमीन। फिर उसके बाद शालोम क्रिसमस कैरल्स की उर्दू में वो किया। सो ऑल टुगेदर को 13 एल्बम्स थी जो हमने रिकॉर्ड किया था। नाउ लेट मी कन्फेस वन थिंग, ड्यूरिंग ऑल दिस जर्नी एज अ म्यूजिशियन, मेरी जो मोटिवेशन थी और जो मैं क्रिश्चियन एल्बम्स भी जो कर रहा था, मेरी मोटिवेशन जो थी वो म्यूज़िक थी। आप उसमें भी अपनी सीक्वेंसिंग, अपनी ऑर्केस्ट्रेशन, अपना म्यूजिक और वो सारा कुछ अरेंजमेंट सही, वो सारा, और मेरी मोटिवेशन जो थी वो म्यूजिक थी। और मैं बस म्यूजिक द बेस्ट म्यूजिक जो था वो देना चाहता था गीतों को भी, और गीतों में बेस्ट म्यूजिशियंस ने प्ले किया। फॉर एग्जांपल फ्लूट पे जो हमारे पाकिस्तान के, बल्कि मैं तो कहूँगा कि वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट फ्लूट प्लेयर उस्ताद बाकर, ही यूज्ड टू, वो मेरी सारी एल्बम में फ्लूट्स उन्होंने प्ले की हैं गॉस्पेल एल्बम में। फिर उसके बाद वायलेंस का जो अरेंजमेंट था, मैं उनको भी कहूँगा कि वो भी ही इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट वायलिनिस्ट एज अ अरेंजर जिसे कहते हैं। इतना खूबसूरत ऑर्केस्ट्रेशन जावेद साहब, अंकल जे जो है, अंकल जे, अच्छा आजकल अंकल जे ना स्टूडियो में जो, हाँ या तो इम्तियाज है वो। अच्छा मुझे नहीं था पता। वो मेरे स्टूडियो, मेरी सारी वायलिन्स उन्होंने अरेंज की, वो करते थे। उसके बाद फिर डाडू एक बहुत बड़े परकशनिस्ट है, तबला नवाज हैं, वो प्ले उन्होंने किया। तो मतलब मैं व्हेन आई यूज्ड टू पिक पीपल, तो मेरी ये होती थी कि जी द बेस्ट जो चीज़ है वो उसको मैं करूँ, ताकि मुझे एक यह था, मेरे ज़हन में था कि अगर मैंने खुदा के लिए कुछ करना तो बेस्ट चीज़ करनी है, चढ़ाऊ काम जो है वो नहीं करना। और मेरी पूरी, लेकिन ये भी था कि मेरे म्यूजिक मेरा बेस्ट होना चाहिए। हाँ, एक ये भी था, लेकिन बैक ऑफ द माइंड मुझे ये भी था कि ठीक है म्यूज़िक तो मैं अपना बेस्ट कर ही रहा हूँ, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू गिव द बेस्ट। और मैं एल्बम जो बनाता था वो कोई हफ्ते में नहीं थी तैयार होती। अच्छा। वो पूरा 1 साल लगता था, फुल 11 मंथ्स। जनवरी में मैं शुरू करता था, क्योंकि मैं ऑफिस में भी काम करता था, बैंक में भी था, तो शाम को आके मैं जनवरी से शुरू करता था, और नवंबर में कन्वेंशन शुरू होती थी। तो हमारा टारगेट ये होता था कि नवंबर में हमने कन्वेंशन पे वो एल्बम रिलीज ऑन एयर करनी है। सो आई वॉज द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस TDK कैसेट्स इन क्रिश्चियन म्यूज़िक। मेरे से पहले जितने भी एल्बम्स जो होती थी वो असाही की कैसेट्स, जो लो क्वालिटी की कैसेट थे, आई वॉज द फर्स्ट वन कि जिसने, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि आई वांटेड टू गिव द बेस्ट, तो मैंने TDK के ऊपर जो थी वो रिकॉर्ड की। फिर आई वॉज द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस टू रिलीज माई एल्बम्स ऑन CDs। CD पे मैंने, CD पे तो हमने खुद भी स्टिकर्स लगाए हुए हैं कन्वेंशन पे जाने से पहले। सही। तो इस तरह ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। A lot of learning, a lot of things to catch, and but अभी तक का जितना हमने कुछ देखा है, जितना कुछ हमने सीखा है, it was all musically driven, passion driven, and मैं कह सकता हूँ कि it was all worldly driven. How did you give your life to Christ in this whole process? In this whole process. खुदा के पास आप अब जैसे हैं, इधर तक ये सारी म्यूजिक
म्यूजिक से वर्शिप की तरफ भी हम आते हैं, लेकिन फर्स्ट आई वांट टू नो के व्हेन एंड हाउ डिड यू गिव योर लाइफ टू गॉड? Okay, so let's go back to the beginning. अच्छा, फिर पीछे. हाँ, मैं 8th या 9th ग्रेड में था ठीक. और स्कूल में, और हम ऐसे करते थे कि हमारे जो कज़न्स की बॉन्डिंग थी ना वो बहुत ज़्यादा थी. सही. वी वर ऑल टुगेदर 10-15 सारे बहन भाई हम कज़न्स थे, चाचू ताए सारे, एंड वी वर लाइक वन. मैं इसको इतना मतलब मैं इसको खुदा का शुक्र करता हूँ कि हमारे पेरेंट्स ने हमें इस तरह से हमें ब्रॉटअप किया कि कभी भी किसी ने कोई डिफरेंस नहीं फील किया, कोई कुछ नहीं किया, और बड़े यूनाइटली. तो फिर मैं बता रहा था कि हम इकट्ठे हुए थे और मुझे अच्छी तरह याद है कि हम ताया के घर में हम थे सारे. और मैं एक चीज़ बता दूं कि हमारी पूरी फैमिली में सिर्फ एक बंदा था सही जो खुदा के साथ था. अच्छा. ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ सही. जब हम स्कूल्स में होते थे. और मतलब सब क्रिश्चियन तो थे, लेकिन जिसको दुनियावी सारे, ठीक है, क्योंकि नाम है, हाँ, नॉमिनल क्रिश्चियन थे. डैड मेरे वो भी बैंकर थे, मेरे दोनों चाचू वो भी बैंकर थे. ठीक है सारा. तो वी वर इन दिस वर्ल्ड. तो लेकिन एक आज शख्स था, मेरे ताया एल्फ्रेड शॉक. वो खुदा के साथ पूरे फुल टाइम वफादार थे. उन्होंने अपनी जॉब छोड़कर वो डिवोट क्रिश्चियन 24 घंटे, डिवोटेड नहीं, मैं तो कहूँगा कि जुनूनी. अच्छा. पैशनेट, मैडली पैशनेट. सही. उन्होंने दिन ना रात कुछ ना काश, पैदल जा रहे हैं, साइकिल पे जा रहे हैं, खुदा की खिदमत कर रहे हैं. और वो एक वाहिद थे. ऑल्दो कि हमारा ख़ानदान, मैं कहता हूँ कि हमारा ख़ानदान लावियों के ख़ानदान, हमारे जो दादा थे वो एक प्रेस्बिटेरियन पास्टर थे. सही. ठीक है. पास्टर BM खंडा, बरकत मसीह खंडा. तो उनके आगे से 5 भाई और 1 बेटी, जिनमें से एक मेरे 5 बेटे और 1 बेटी. हाँ, 1 बेटी, हमारी पुप्पो. और तो उसमें से जो उनका दूसरे नंबर पे बेटा था वो तो मेरे डैडी थे. अच्छा. जो पहले नंबर पे थे एल्फ्रेड शॉक, वो उन्होंने लेगेसी को पकड़ा, कैच किया. ही वॉज द फर्स्ट वन टू कैच द लेगेसी ऑफ हिज फादर एंड बीइंग अ पास्टर एंड बीइंग अ सर्वेंट ऑफ गॉड. और वो हमारे घर अक्सर आया करते थे दुआ करने, बाइबल पढ़ने. हम अवॉइड करते थे, भाग जाते थे. एंड ही केप्ट ऑन कमिंग एंड ही केप्ट ऑन प्रेइंग. मेरी मम्मी उनको कहती थी कि पाजी तुसी दुआ नहीं छड़नी ते साढ़े लिए करते रहना दुआ. सही. यार इतनी बातें करा रहे हो, ना तुमने चाय पिलाई है ना तुमने पानी पिलाया, यार बातें कराई जा रहे हो. पानी पिला सकते हैं यार. मुझे मेरी कॉफ़ी पड़ी है, मुझे वो कॉफ़ी दे दो यार. सो आपके घर आते थे? अच्छा, वो हमारे आते थे. अच्छा, अब लेकिन ही नेवर, उन्होंने कभी भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी. ठीक है. He was consistent in praying for us, और वो हमारे लिए दुआ करते थे. अच्छा, मैं बता रहा था कि हम गर्मी की छुट्टियों में हम ताया के घर थे, सारे कज़न्स वहाँ पे इकट्ठे हुए थे. शाम को ताया ने कहा कि कैनी किसी दिन 7th में थे? हाँ, नहीं उस वक्त 7th में नहीं था मैं, उस वक्त मैं 9th में था. ठीक है. हाँ. तो ताया ने कहा कि कैनी चलो मेरे साथ. अब उस ज़माने में हमारी ये ज़रूरत नहीं हुआ करती थी कि हम आगे से कोई सवाल जवाब करें कि कहाँ जाना है, किधर जाना है, कब जाना है, क्या मैंने नहीं जाना, कब आना है. मैंने नहीं जाना तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता ना. सही. अब ताया ने कहा कि चलो, तो इसका मतलब है कि चलना है. सही. ठीक है. जो भी सवाल जवाब है वो आप अपने दिल में रखें. सही. ठीक है. सो मुझे याद है, बड़ी अच्छी तरह याद है, और मैं कभी भी इस चीज़ को नहीं भूल सकता. उन्होंने अपनी साइकिल निकाली और मुझे पीछे जो साइकिल के कैरियर होता है उसके पीछे उन्होंने मुझे बिठाया. आई डोंट नो कि उन्होंने मुझे क्यों कहा, हालांकि और भी थे सारे. सही. तो बट ही आस्क्ड मी टू कम. तो मैं उनकी साइकिल के पीछे बैठ गया और वो मुझे लेके निकल पड़े. और मुझे अच्छी तरह याद है कि हम बाहर कॉलोनी से निकले और
ट्रेन की जो पटरी है, ट्रैक्स हैं, उसके साथ साथ साइकिल पे और एक किसी बस्ती में वो ले गए कच्चे रास्ते से, साइकिल के पीछे मैं बैठा हूँ और वो जा रहे हैं। और फिर वहाँ पे हम एक जगह पे, मैंने दूर से देखा कि लाइट्स लगी हैं काफ़ी सारे, और मैंने देखा कि वहाँ टेंट लगा हुआ है, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये कोई मीटिंग वगैरह है, छोटी सी कोई कन्वेंशन वगैरह। तो वहाँ पे हमारी एक क्वायर थी जिसमें ताया का जो बड़ा बेटा डेविड, मेरा कज़न, वो ऑलरेडी उनकी कुछ 10-12 लड़कों की एक टीम थी, वर्शिप टीम, वो ऑलरेडी वहाँ पे वर्शिप कर रहे थे। हम वहाँ पहुँचे, मैं ऑडियंस में, कॉन्ग्रीगेशन में बैठ गया और ताया ने वहाँ पे सरमन सुनाया। और फिर जब उन्होंने ऑल्टर कॉल किया, अच्छा, कि कौन कौन है शख्स जो अपनी ज़िंदगी जो है वो खुदा को देते हैं, तो मुझे टच किया उस वक्त खुदा ने, एंड आई वॉज डीपली टच। लेक्चर सुना आपने? लेक्चर सुना और माहौल देखा, लेक्चर सुना, खुदा के कलाम ने मेरे दिल पर असर किया और खुदा यीशु मसीह ने मुझे टच किया। और उन्होंने ऑल्टर कॉल किया, लेकिन मैं उठा नहीं, मैं डरा हुआ था, मुझे समझ नहीं थी आ रही कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। सही। लेकिन मुझे इतना पता था कि खुदा ने पकड़ लिया मुझे। सही। तो मैंने दिल ही दिल में फिर मैंने खुदा को अपनी ज़िंदगी दी, एंड दैट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद जीसस क्राइस्ट, और मैंने खुदा को अपनी ज़िंदगी दी। सो यू हैड अ कन्वेंशन एक्सपीरियंस, माहौल ने और सारा कुछ आपको उभारा, एंड दिल ही दिल में यू गेव योर लाइफ टू क्राइस्ट। आ रही है बात? एंड दिल ही दिल में यू गेव योर लाइफ टू क्राइस्ट। या अब मूविंग फॉरवर्ड, आई स्लाइडेड बैक। ओह, कहानी में ट्विस्ट। क्या एज थी आपकी? 9th में थे? 9th में था। 15-16 मुझे याद है कि मैं हार्डली कोई महीना को मैं खुदा के साथ रहा। अच्छा, महीना बहुत ज़्यादा होता है वैसे। हाँ, महीना खुदा के साथ तो रहा। कन्वेंशन से वापस आके आप इजी हो जाते? हाँ नहीं, तकरीबन को मैं महीना खुदा के साथ रहा। अच्छा। और फिर उसके बाद मैं स्लाइड बैक कर गया। बस चर्च जाना छोड़ दिया? चर्च जाना छोड़ दिया, बस दुनियावी कामों में दोबारा से पड़ गया। फिर ये सारी म्यूज़िक की जर्नी जो हमने, सारी म्यूज़िक की जर्नी। अब तुम सोच रहे होगे कि भाई मैं स्लाइड बैक क्यों कर गया। हाँ। उसकी वजह ये थी कि हमारे घर का कोई इतना रिलीजियस माहौल था नहीं। ठीक है। चर्च हम जाते नहीं थे। ठीक है। डैड जो थे वो अपने बैंकिंग करियर में बहुत ज़्यादा बिजी थे। मम्मी जो थी वो अकेली हम सबको सपोर्ट करती थी, शी वॉज अ हाउस वाइफ। सही। ठीक है। और हमें हमारा ख्याल रखती थी सारा कुछ वो। सही। तो इतना कोई रिलीजियस माहौल, यानी कि सारी फैमिली जो है वो बड़ी बाकायदगी से चर्च जा रही है वगैरह, ये वो सारा कुछ उस वक्त इतना था नहीं। तो मुझे कुछ इतनी समझ में नहीं थी कि मुझे अब आगे क्या करना है, मुझे अपने इस सल्वेशन को कैसे कायम रखना है, इसमें कैसे आगे बढ़ना है। कोई फेलोशिप नहीं, कोई प्रेयर ग्रुप नहीं, कोई इस तरह की बिलीवर्स की कोई गैदरिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। सो इवेंचुअली फिर मैं स्लाइड बैक कर गया। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कि जब बच्चा कोई पैदा होता है तो अब अगर उसकी प्रॉपर उसके पेरेंट्स अगर उसको उस एक कन्फाइंड माहौल में नहीं रखेंगे, उसकी अच्छी ग़िज़ा नहीं देंगे, उसको अच्छा उसका ख्याल नहीं रखेंगे, तो ही विल इवेंचुअली डाई। और वही मेरे साथ हुआ कि देन इवेंचुअली आई फेडेड, मतलब स्लाइड बैक, और मैं खुदा से फिर दोबारा दूर हो गया। सही। तो ये बड़ी सीखने की बात है कि व्हेन यू हैव और यू नो समवन हु इज अ फ्रेश born again new believer, so he needs an environment, he needs people who are godly, जो उसको अपने साथ लेके चलें। अकेले थे आप, उसको हर तरह की सपोर्ट चाहिए कि वो अभी तो उसकी जर्नी स्टार्ट हुई है। ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे किसी 1 महीने के बच्चे को आप सड़क पे कर दो कि जाओ भी अब तुम सारे काम अपने खुद ही करो। और तो चर्च लाइफ और फैमिली प्रेयर लाइफ उस तरह से नहीं थी, बस नॉमिनल सी थी। हाँ। फिर यहाँ पे इस पोजीशन पे कैसे पहुंचे? फिर उसके बाद मैं काफ़ी साल जो था, फिर उसके बाद फिर स्टूडियो का बीच में सारा सीन, म्यूज़िक, बैंड, ये वो सारा कुछ वो हो गया। इवेंचुअली फिर इस दौरान खुदा मुझे कॉन्स्टेंटली
नॉक करता रहा, मेरे पास वापस आ जा। मैंने नहीं सुनी उसकी बात, और मैं अपने कामों में बिज़ी, स्टूडियो में बिज़ी, म्यूज़िक में बिज़ी, बैंड में बिज़ी, वगैरह 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 सारा कुछ। इवेंचुअली फिर मुझे वापस लाने में तुम्हारी माँ का सबसे बड़ा रोल है। सही। ठीक है। 91 में जब हमारी शादी हुई थी तो मैं आई वॉज़ नॉट एन आइडियल हस्बैंड जिसे कह सकते हैं। तो उसको मेरी तुम्हारी माँ जो थी है बल्कि वो एक अच्छी एक डिवोटेड बिलीवर। सही। और ये आपकी लक चल गई। ये मेरी लक कह लें, या खुदा का एक तोहफ़ा जिसे कह सकते हैं, मुझे मिला। और उसने कॉन्स्टेंटली मेरे लिए दुआ करनी शुरू की, और उसने कोई एक दिन दुआ नहीं की, एक महीना दुआ नहीं की, एक साल दुआ नहीं की, बल्कि शी केप्ट ऑन प्रेइंग फॉर मी फॉर कंसेक्टिव 13 years। और ये पता था आपको? नहीं, मुझे नहीं पता था। अच्छा। 13 years तक उसने मेरे लिए दुआ की, और बड़ा जिसे कहते हैं ना कि डिवोटेडली उसने मेरे लिए दुआ की। 13 years उन्होंने आपको झेला। 13 years उन्होंने मुझे झेला। ठीक है। और इवेंचुअली फिर दैट पेड ऑफ। आई एम श्योर सुबह ऑफिस जाना, और जैसे मेरी भी अब नई नई शादी हुई है, इट मस्ट हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर हर। सारा दिन स्टूडियो ऑफिस, चल सो चल, नो फैमिली लाइफ, नो नथिंग। तो इवेंचुअली फिर आफ्टर 13 years फिर मुझे खुदा की आवाज़ सुनाई दी, एंड देन आई रिकमिटेड माई सेल्फ। सही। और 2007 में सही। then I again recommitted myself with Jesus Christ, सही। and I again gave my life to him। ठीक। और फिर मैंने दोबारा से तौबा की, एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन 2007 फिर मैंने बपतिस्मा भी लिया। So you were this sure, इस दफ़ा you were sure? इस दफ़ा आई वॉज श्योर कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि हमने इस दफ़ा वो जो गलतियां जो मैंने पहले की थी, कि फेलोशिप नहीं थी, और क्रिश्चियन माहौल नहीं था, खुदा के बारे में स्टडी कोई नहीं थी, सारा कुछ वो मैंने सारा कुछ किया। अच्छा। और उस को करने में मेरे चर्च का, मेरे पास्टर का बहुत बड़ा रोल। You guys had joined, we as a family had joined ICF। एट दैट टाइम हमने 2006 के एंड में हमने ICF ज्वाइन किया था, इंटरनेशनल क्रिश्चियन फेलोशिप। और उसको जब ज्वाइन किया था तो फिर वहाँ पे खुदा ने, ज़रा माहौल चेंज था, वहाँ पे माहौल चेंज था। और खुदा ने, देखो हर काम खुदा का एक वक्त होता है अपने टाइम से। हाँ, उससे पहले हम दूसरे चर्चेज़ में जाते थे। ऐसा नहीं था कि उन चर्चेज़ में कोई हम असेंबलीज ऑफ गॉड के चर्च में गए हैं, बेहतरीन बहुत ज़बरदस्त चर्च, खुदा का एक बड़ा आवाज़ वहाँ पे सुनाई देती है। फिर उसके बाद सेंट एंड्रूज़ में हम गए, इंग्लिश चर्च, एक्सेलेंट, ज़बरदस्त। तो हम लोगों के इनिशियल संडे स्कूल भी ट्रेनिंग वहीं से वहाँ पे हुई, बल्कि असेंबलीज ऑफ गॉड में भी मतलब वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद हम सेंट एंड्रूज़ चले गए एम्प्रेस रोड में, वहाँ पे तुम लोगों की सारी ट्रेनिंग हुई। एक्सेलेंट संडे स्कूल, एक्सेलेंट सारा कुछ वो। लेकिन मैं उस वक्त नहीं खुदा के पास आया, और मैं कहता हूँ कि खुदा का एक अपना ही एक टाइम होता है, वो बस हैबिचुअल हम चर्च जाते थे। हाँ। और फिर जब हम ICF में आए तो फिर वहाँ पे खुदा ने मुझसे हम कलाम हुआ, और तिमना की दुआएं जो थी वो और पुख्ता होना शुरू हुई, और वो असर दिखाना शुरू किया। और खुदा का एक वक्त था कि खुदा ने उस वक्त मुझे पकड़ा। और फिर उसके साथ सिर्फ ये नहीं, फिर उसके साथ जो हमारे पादी साहब थे, पास्टर आसिफ मार्कस, उनके साथ फेलोशिप मेरी बड़ी अच्छी रही। फिर उन्होंने बाइबल स्टडी जब वो वहाँ पे शुरू कराया, मैं और तिमना तुम्हारी माँ, हम दोनों ने OTS के कोर्सेज जो थे वो सारे लेने शुरू किए। फिर हमारा एक सर्कल जो था वो बड़ा अच्छा बिलीवर्स के साथ बन गया।
और कॉन्स्टेंटली जो वो एक इनिशियल नरिशमेंट और एक इनिशियल जो ट्रेनिंग और गाइडेंस जो चाहिए वो हमें मिलती गई, और स्पिरिचुअल फूड जो था हमें प्रॉपर मिलता गया, और फिर हम आहिस्ता 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 फिर उसमें ग्रो करते रहे। और फिर मुझे अच्छी तरह याद है, बल्कि अभी भी तुम लोग तो जानते ही हो, अब तो तुम समझदार बड़े हो गए हो, कि कोई कोर्स होता है तो पाजी साहब हमें इमीडिएटली ज़बरदस्ती कहते हैं कि नहीं ये अब करना है, करवाने वालों में से अब हम तो इस तरह फिर जब मैंने इसको रिकमिट किया और खुदा के साथ, फिर देन अब उस वक्त से लेके अब तक अब हम खुदा में पूरे स्ट्रॉन्ग है, पक्के हैं। सही है। सो लॉट्स ऑफ गुड थिंग्स टू कैच, कि कैसे स्लाइड बैक कर सकते हैं आप, इजीली कर सकते हैं अगर आपको वो माहौल ही नहीं मिलेगा, अगर आपको वो नरिशमेंट नहीं मिलेगी, और जब मिले तो फिर उसका रिजल्ट सामने ही है। वर्किंग फॉर क्राइस्ट रिगरसली एज अ फैमिली, केनेथ विलियम एज एन इंडिविजुअल, हगाई इंस्टीट्यूट से कोर्स किया आपने थाईलैंड जाके, और कायरोस कोर्स, MOL मास्टर्स इन ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप किया हुआ, वो उसमें किया, OTS के कोर्सेज किए। पैशन जो है वो ICF के थ्रू भी उसको क्रेडिट देना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, और वो इग्नाइट हुआ, और एक माहौल जो है जिसने, ठीक है, एक म्यूजिशियन को भी हमने स्टडी कर लिया, एक बॉर्न अगेन बिलीवर क्रिश्चियन को भी हमने स्टडी कर लिया, तो इसके बीच में जो एक मिसिंग लिंक तो नहीं, लेकिन एक लिंक जो है कि पहले आप म्यूजिशियन थे और अब आप तकरीबन 12-13 सालों से ICF वर्शिप टीम के वर्शिप लीडर हैं, और वर्शिप पहले भी कर रहे थे, सारे एल्बम्स इट्स वर्शिप, सारे क्रिश्चियन बैंड्स इट्स वर्शिप, लेकिन पहले वाले केनेथ विलियम म्यूजिशियन में, और अब भी केनेथ विलियम म्यूजिशियन ही है, बजाना पियानो ही है, उसमें क्या फ़र्क है फ्रॉम अ म्यूजिशियन, फ्रॉम अ फनकार टू अ वर्शिपर? ये आपने कैसे सीखा, और ये चेंज जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसको हम ऑडियंस को कैसे समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं? देखें बड़ा अच्छा, मतलब कि जो आपकी पूरी जर्नी है, वी आर काइंड ऑफ रीचिंग टू द एंड हियर, लेकिन ये सारी बातें करने का मकसद मेरा यही था कि एक म्यूजिशियन एक वर्शिपर कैसे बन सकता है, वर्शिपर कैसे बन सकता है। एक तो क्वेश्चन ये है कि एक तो बनता भी है कि ये एक मिथ सी है कि वो म्यूजिशियन ही होते हैं, बजाना तो म्यूजिक ही है, तो ये क्या इसका? देखें, एक तो मैं एक बात कहूँगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आर लीडर्स एंड आर चर्चेस, एक तो हम हर एक को वर्शिपर कहते हैं, लोग अपने नाम के साथ खुद भी लगा रहे हैं, ठीक है, वो होंगे वर्शिपर डेफिनेटली, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं है, डेफिनेटली होंगे, लेकिन वर्शिपर जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट और बड़ा डिग्निफाइड और बड़ा होली टाइटल है। वर्शिपर, इसको उर्दू में कहेंगे पुजारी, पूजा करने वाला, सही, ठीक है। आम ज़बान में हम वर्शिपर को कहते हैं जो सिंगिंग करता है या जो कोई म्यूज़िक है, हालांकि इसकी जो करेक्ट अगर हम ट्रांसलेशन करें तो वो गॉस्पल सिंगर है, क्योंकि वर्शिपर तो सारे हैं, जो वर्शिपर की ट्रांसलेशन है पूजा करने वाला, तो पूजा सिर्फ म्यूजिक से ही नहीं होती, वो तो पूजा तो एक किसी भी कोई भी आदमी कर सकता है। तो वर्शिपर इज नॉट करेक्ट वर्ड टू से टू सिंगर्स, जो गॉस्पल सिंगर, उसको कहना चाहिए गॉस्पल सिंगर, दे आर गॉस्पल सिंगर, दे आर सिंगिंग द गॉस्पल, हाँ ठीक है। अ पास्टर इज प्रीचिंग द गॉस्पल, ठीक है, म्यूजिशियन इज सिंगिंग द गॉस्पल, प्लेइंग द गॉस्पल, ठीक है। सो द करेक्ट वर्ड इज नॉट अ वर्शिपर बट अ करेक्ट वर्ड इज गॉस्पल सिंगर। अच्छा, फिर उसके बाद जब हम किसी को वर्शिपर कहते हैं, परस्तार कहते हैं, तो उसकी यू मस्ट कैरी दैट टाइटल, ठीक है। सिर्फ अगर आप यूज़ कर ही, देखिए, सिर्फ आपके पास म्यूज़िक का टैलेंट आ गया है, आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं या आप सिंगिंग कर लेते हैं, तो आप सिर्फ उसको वर्शिपर नहीं कह सकते। वर्शिपर वो है जिसने अपना दिल खुदा को दिया हुआ है, सही, वो एक निजात याफ्ता शख्स है, सही, और उसका सब कुछ जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है, वो हकीकत में वो वर्शिपर है। और वन बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ म्यूजिशियन एंड अ गॉस्पल सिंगर या वर्शिपर, वन बेसिक डिफरेंस इज़
कि जो म्यूज़िशियन है उसका म्यूज़िक जो है, उसकी मोटिवेशन जो है वो म्यूज़िक है। हाँ, ठीक है। और जो गॉस्पल सिंगर है या वर्शिपर है उसकी मोटिवेशन होली स्पिरिट है। नंबर 1। नंबर 2 डिफरेंस इज़ कि जो म्यूज़िशियन है वो अपने आप को प्रमोट करता है। हाँ, वो जब स्टेज पे जाएगा तो वो अपने आप को प्रमोट करेगा, अपनी तारीफ करेगा। उसके बॉडी एक्शंस जब वो सिंगिंग करेगा या म्यूजिक प्ले करेगा, वो ऐसी ऐसी हरकतें करेगा कि लोग अट्रैक्ट होकर उसको देखें। जैसे मैं बजाता हूँ गिटार। लेकिन एक जो वर्शिपर या गॉस्पल सिंगर है वो प्रमोट करता है जीसस को। उसकी आंखें बंद होती हैं, उसके हाथ आसमान की तरफ होते हैं, उसको कोई परवाह नहीं, उसको कोई परवाह नहीं कि उसने क्या पहना है, उसने क्या किया हुआ है। उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि उसने यीशु मसीह को प्रमोट करना है। ये 2 बड़े वाज़े डिफरेंसेस हैं बिटवीन अ म्यूजिशियन, एक फनकार का और एक परस्तार का। 2 पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो हमने सीखे हैं कि परस्तार में और फनकार में क्या फ़र्क है। इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड। लेकिन आपकी इसमें जो ट्रांजिशन है वो कैसे आई है? क्योंकि एक छोटी सी स्टोरी मैं भी सुनाना चाहता हूँ कि जब अपने वर्शिप लीडर बने थे ICF चर्च के, तब आपने ये रिकमिट और बैप्टिज्म नहीं लिया हुआ था। एंड वी रिमेंबर के ये पूरे म्यूजिशियन जज्बे के साथ आ गए थे टीम में, एंड वी वांटेड टू ऑर्गेनाइज दिस बिग गॉस्पल कॉन्सर्ट, और बड़े साउंड इंजीनियर आ रहे हैं और टीम में हम म्यूजिशियंस को ऐड कर रहे हैं, कमर्शियल म्यूजिशियंस को, कि हम एक गॉस्पल कॉन्सर्ट करेंगे और ये वो। लेकिन वो जो जर्नी है एक म्यूजिशियन को जो मारा है आपने और एक वर्शिपर जो बीच में से निकला है, वो क्या जर्नी है? बड़ा सिंपल सी बात है कि जब हम अपनी ज़िंदगी खुदा को देते हैं, हाँ, है तो सिंपल वैसे, ठीक है। जैसे पौलुस ने कहा कि अब मैं नहीं रहा, बल्कि अब खुदावंद यीशु मसीह जो है वो मुझ में ज़िंदा है। तो जब खुदावंद यीशु मसीह और जब होली स्पिरिट हमारे अंदर आता है तो फिर वो अपना आप दिखाता है। और जब हम होते हैं तो फिर हम अपना आप दिखाते हैं। तो जब मैंने खुदावंद यीशु मसीह को दोबारा अपनी ज़िंदगी दी, रिकमिट किया, तो फिर जो मेरे अंदर था उसी ने बाहर निकलना था। मैं तो मर गया था और अब खुदावंद यीशु मसीह था। अब वो मेरे अंदर जो था वो उसने अब अपना आप दिखाना शुरू किया। और दैट्स हाउ जब खुदावंद यीशु मसीह मेरे अंदर आए तो उसने मेरे म्यूजिशियंस जो मेरी नेचर थी उसको, फनकार को, तबाह कर दिया, उसको मिटा दिया, और उसकी जगह पे जो परस्तार की जो पोजीशन थी वो खड़ा किया, वर्शिपर की, गॉस्पल सिंगर नहीं, हाँ, वर्शिपर की। अब मुझे कोई परवाह नहीं है कि कोई म्यूजिशियन है या नहीं है, टीम में कोई बजा रहा है या नहीं बजा रहा। हमें ये तो मैं नहीं कहूँगा कि कोई गलत बजाए, अच्छा बजाना चाहिए, ठीक बजाना चाहिए, लेकिन म्यूजिक मेरा इज नॉट वर्शिप। म्यूजिक इज नॉट वर्शिप। म्यूजिक इज नॉट द प्राइमरी थिंग. The primary thing is Holy Spirit. The primary thing is your relationship with Jesus Christ. And your music should be inspired by the Holy Spirit. एक लेवल होता है कि लोग अच्छा गीत सुनकर इंस्पायर हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेवल 2 है कि आपका म्यूजिक ही होली स्पिरिट से इंस्पायर होकर निकलता है। सही। तो जब आप एक म्यूजिशियन का जो म्यूजिक होगा वो म्यूजिक से इंस्पायर होगा, और एक वर्शिपर का, एक परस्तार का जो म्यूजिक होगा वो होली स्पिरिट से इंस्पायर होकर निकलेगा। तो बेसिकली हमें इस डिटेल में जाना ही नहीं है कि वर्शिप टीम में क्या होना चाहिए, वर्शिप टीम के मेंबर्स से हमने कैसे बिहेव करना है। प्रैक्टिकल चीज़ें सारी अपनी जगह पे हैं, लेकिन एक वर्शिपर, एक वर्शिप लीडर, एक वर्शिप टीम मेंबर, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो टीम्स में, वर्शिप टीम्स में बजाते नहीं हैं, क्योंकि एज अ म्यूजिशियन वो कहते हैं कि यार हम इनके साथ नहीं बजा सकते, ये सही नहीं बजाते, या वो अपने इस टैलेंट को खुदा के लिए यूज़ ही नहीं करते क्योंकि उनको वो माहौल नहीं मिलता, वो बैंड लाइक फीलिंग नहीं मिलती। तो इन सब चीज़ों को, जो कि बड़ी प्रैक्टिकल वर्शिप की टिप्स हैं, हम उसके ऊपर एक अलग से पूरी पॉडकास्ट कर सकते हैं। लेकिन जो मेन बात है, जो ज़रूरी बात है,
वो ये है कि जब तक हम अपनी ज़िंदगी खुदा को नहीं देंगे तब तक मैं एक गिटारिस्ट हूँ, ये एक कीबोर्डिस्ट है या कंपोज़र है या एक सॉन्ग राइटर है या गॉस्पल सॉन्ग राइटर भी है जो गॉस्पल सॉन्ग्स लिखते हैं, लेकिन एक प्रस्तार, एक वर्शिपर नहीं है। When Jesus is in us, only then we can worship him. उसके अलावा बस हम ठन ठनाते पीतल और झंझनाती झांझ। So at this note, I would like to close our wonderful Godcast, and I hope you guys got a lot to learn. हर यूट्यूबर की तरह प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। ये नहीं कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं और ये हो जाए, ये जो बातें हैं ये लोगों तक पहुँचे, मैक्सिमम रीच हो, और आपको पता है यूट्यूब कैसे वर्क करता है। और लाइक करें, कमेंट करें। अगली पॉडकास्ट के लिए आपके सवाल, आपके सजेशन, गेस्ट सजेशंस, हमारे पास बहुत अच्छे गेस्ट लाइनअप में हैं, और आई थिंक दिस इज़ गोना बी अ फ्रूटफुल सेशन, एंड दिस वाज द फर्स्ट वन। आई थिंक इट वेंट ग्रेट। सो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, एंड हमारे साथ जुड़े रहें। इट्स गोइंग टू बी अ गुड रिलेशनशिप।